यहाँ से उपस्थित सभी सुधीर वृंद को मेरा प्रणाम। आज हम लोग पुनः अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार श्रृंखला 6 के इस प्रातःकालीन सत्र में पुनः हम लोग उपस्थित हैं। क्योंकि समय हो चुका है और हमारे अध्यक्ष महोदय जुड़ चुके हैं, तो रमेश जी से निवेदन है कि कार्य को प्रारंभ करेंगे। सुप्रभातम। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। संस्कृतांतर वीक्षा एवं जाह्नवी ई जनरल के द्वारा आयोजित विविध संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में यह जो एक ज्ञान अनुष्ठान 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार सीरीज आयोजित हो रही है, इसके यह उद्घाटन सत्र सहित 10वां सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। इस सत्र में आप सभी सुधीजनों का भारतीय ज्ञान परंपरा के जिज्ञासु विद्वज्जनों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसे कि हम सभी इस संगोष्ठी में देख रहे हैं कि विविध विश्वविद्यालयों से, विविध जो महाविद्यालयों से हमारे साथ अलग अलग क्षेत्र के विद्वान यहाँ पर जो विषय रखे गए हैं, चतुष्षष्ठी कला, उसको आधार बना करके अपने वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज यह एक तकनीकी सत्र है और इस सत्र में हमारे साथ जो विद्वान आज जुड़ेंगे, डॉक्टर देवेश कुमार मिश्रा जी, जो प्रोफेसर हैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में। आप वहां पर ह्यूमैनिटीज जो आप जुड़ चुके हैं, हाँ, ह्यूमैनिटीज जो स्कूल है उसके निर्देशक हैं वर्तमान में। और आप वहां पर, जैसे कि हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो मुक्त विश्वविद्यालय है और वो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। तो वहां पर सर ने बहुत सारे ऐसे नए पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए हैं जो वर्तमान में अत्यंत प्रासंगिक हैं। जैसे गीता को आधार बना करके आपने बहुत सारे वहां पर पाठ्यक्रम तैयार किए हैं और हम सभी ऑनलाइन माध्यम से उनको देख भी सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे महनीय व्यक्तित्व आज हमारे इस सत्र के अध्यक्ष के रूप में हम सभी के सामने उपस्थित हैं। साथ ही साथ हमारे साथ इस सत्र के सह अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा सर, जो साहित्य विभाग में आचार्य हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में। आपका जो विषय क्षेत्र है वो साहित्य शास्त्र, साहित्य और पांडुलिपि विज्ञान पे है और आपकी विशेषता है कि आप बहुत बहुभाषी हैं, बहुत सारी भाषाओं के आप विद्वान हैं। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, ओडिया, बांग्ला इत्यादि विविध विषयों, विविध भाषाओं से आप पूर्णतया परिचित हैं। तो ऐसे महनीय व्यक्तित्व हमारे साथ इस सत्र में सह अध्यक्ष के रूप में जुड़ेंगे। तो मैं इस आभासी पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वैदिक मंगलाचरण के लिए प्रार्चिता से निवेदन करता हूं कि वे वैदिक मंगलाचरण। विश्वेश्वर प्रार्चिता से जुड़ी नहीं है अभी तक। ठीक है, तो हाँ, हमारे विश्वेश्वर। हरि ओम। नमस्ते रुद्रमन्यवौतोतैखवे नमः। बाहुभ्यां तते नमः। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी
दयानस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुङ्गि गिरिसन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरिताङ्कुरुमाहि गुंसिः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जग्ध्यक्ष्मगुं सुमना असत् अद्यवोचादधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक अहिंश्च सर्वाञ्च भयन् सर्वाश्चतुधान्योदराचिः पराशुभ असौ यस्ताम्रो अरुणौ बभ्रुः सुमङ्गलः ये च गुंरुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे असौ यो वा सर्पति नीलग्रीवो विलोहितः ऊतेनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुधार्यः सदृष्टो मृडयातिनः हरि ओम। जी धन्यवाद। अब मैं लौकिक मंगलाचरण के लिए सौभाग्य लक्ष्मी उपस्थित है यहाँ पे। सौभाग्य लक्ष्मी शायद नहीं जुड़ी है। देवांशी। हाँ देवांशी जुड़ी है जी। अनम्यूट कर लेना है देवांशी। देवांशी अनम्यूट करके। अनम्यूट करना है देवांशी। देवांशी लौकिक मंगलाचरण के लिए अनम्यूट करना है, अनम्यूट करना है। देवांशी प्रारंभ कीजिए आप लौकिक मंगलाचरण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस महीने कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया से सविनय निवेदन करता हूं कि वो प्रीत प्रीति ही प्रमुख वचन ही स्वागतम व्याजहार इस परंपरा का अनुसरण करते हुए आज के हमारे सभी जो पत्र प्रस्तोता हैं और जो हमारे आज के अतिथि हैं उन सबका वाचिक स्वागत प्रस्तुत कर। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। प्रथम अपने गुरुजनों को मैं यहाँ सदर नमस्कार अर्पित करती हूँ और साथ ही साथ परमात्मा को भी मैं धन्यवाद और स्वागत करती हूँ उनका भी, क्योंकि प्रतिदिन या प्रातः उनके स्मरण से ही संलग्न रहनी चाहिए। अनंतर जो हमारे अभी पितृपक्ष बराबर चल रहा है, श्राद्ध पक्ष, तो पितृ तुल्य जो हमारे दो गुरुजन हैं जिनकी स्मृति में यह कार्यक्रम निरंतर अग्रसर है, मैं उनका स्मरण करते हुए उनको अपना वंदन अर्पित करती हूँ। और इसके अनंतर सह अध्यक्ष के रूप में आज हमारे साथ में यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ यहाँ पर हैं प्रोफेसर देवेश कुमार मिश्र महोदय, इग्नू से हैं आप, और आपका यहाँ पर इस आभासिक पटल पर जानवी के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है वेबिनार श्रृंखला 6, उसमें आपका स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। इसके अनंतर सहाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा जी, जो कि भोपाल परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से हैं। आपका भी बहुत बहुत इस आभासिक पटल पर स्वागत है, अभिनंदन और वंदन है महोदय। इसके अनंतर हमारी जो पत्रिका के संपादक हैं अभिभावक तुल्य आदरणीय
डॉक्टर सदानंद झा महोदय जी का भी मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ, उनको स्मरण करते हुए उनका अभिनंदन और वंदन करती हूँ। अनंतर जो मुख्य मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ अहर्निश जो हमारे दोनों सत्र चल रहे हैं उसमें प्रेरणा के लिए, नवीन ऊर्जा के लिए रहते हैं, ऐसे गुरुजन प्रोफेसर रिपु सुदन सिंह महोदय जी का भी मैं इस पटल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और इसके नंतर जो हमारे संस्थापक हैं, सूत्रधार हैं इस कार्यक्रम के, मैं उन गुरु जी को भी अपना सादर अभिनंदन और स्वागत वंदन करती हूँ। कार्यक्रम में संचालनकर्ता के रूप में हमारे साथ यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर रमेश चंद्र नैलवाल जी, आप BVAU से हैं और कुशल संचालनकर्ता है, आपका भी अपने कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। अनंतर स्वागत भाषण के लिए तो मैं यहाँ स्वयं हूँ, इसलिए स्वयं का भी मैं स्वागत कर लेती हूँ। और अनंतर हम देखते हैं मंगलाचरण के लिए यहाँ पर श्री विश्वेश्वर और देवांशी हमारे साथ जुड़ी हुई थी मंगलाचरण के रूप में मंगलमय वातावरण के लिए और अपने ईश्वर की उपासना के लिए। आप दोनों को शुभाशीष, आपका स्वागत है और अभिनंदन है। इसके अनंतर हम देखते हैं हमारे साथ में विविध राज्यों से जुड़े हुए जो आमंत्रित वक्ता के रूप में यहाँ पर विद्यमान हैं, जो अपना बहुमूल्य समय देकर शोध पत्र को लिखते हैं, उनका यहाँ पत्र वाचन करते हैं। उन सभी जो आमंत्रित वक्ता हैं उन सभी को मैं एक दंतेन उनका स्वागत करती हूँ। इसके पश्चात मैं अंत में कार्यक्रम में आप धन्यवाद जो यहाँ पर करने वाली डॉक्टर कनकवली महोदया जी रहेंगी, मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अनंतर शांति मंत्र के लिए हमारे साथ पीयूष झा जुड़ेंगे, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और आयोजन संस्थाओं का छात्र संयोजक के रूप में विशेष सह संयोजिका के रूप में डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी महोदया जी और अन्य विद्वानगण सभी का मैं यहाँ पर एक दंतेन वाचिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ। जी धन्यवाद। अब आज के इस सत्र को हम जो हमारे आज के विविध क्षेत्रों से, विविध राज्यों से पत्र प्रस्तोता के रूप में हमारे साथ विद्यमान हैं जिज्ञासुवृंद, शोधार्थी और अध्यापक गण, उन सभी का मैं स्वागत करते हुए अब इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। और सबसे पहले आमंत्रित वक्ता के रूप में हमारे साथ हैं अंबिका प्रियदर्शनी जी। एक बात पहले सबका जो यहाँ पर उपस्थित हैं पत्र प्रस्तोता के रूप में, वो सभी अपना हैंड रेज कर लेंगे और अनिवार्य रूप से हैंड रेज रखेंगे ताकि एक आइडिया रहेगा जो कि कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। केवल नाम लिया जाए ये समुचित नहीं है। तो जो भी यहाँ पर पत्र प्रस्तुति हेतु आज हैं तो अनिवार्य रूप से हैंड रेज रखेंगे और उतने ही लोगों को यहाँ पर प्रस्तुति हेतु अवसर दिया जाएगा। तो एक बार सभी जितने भी हैं अनिवार्य रूप से हैंड रेज कर लें। बाद में अगर आप हैंड रेज करते हैं तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब आप रमेश महोदय आप रेंडमली नाम ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि लिस्टिंग से लेना है। ठीक है, सभी उपस्थित हैं। सबसे पहले अंबिका प्रियदर्शनी। हाँ, एक चीज और, समय का थोड़ा सभी ध्यान रखेंगे। अधिकतम 5 मिनट कोशिश करें कि 5 मिनट में हम लोग अपनी बात पूर्ण कर पाए। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे हम सभी अवगत करा पाए। बाद में जो इसके शोध पत्र हम प्रकाशित करेंगे उसमें आपके पूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए जाएंगे। तो अभी हम 5 मिनट के अंदर अपनी बात करेंगे। अंबिका प्रियदर्शनी जी। नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अंबिका प्रियदर्शनी नाम्ना संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शोधछात्रा अस्मि। मम शोधपत्रस्य शीर्षकं वर्तते ओडिसी शास्त्रीय नृत्यम् उद्भवः विकासः वर्तमान अभ्यासश्च। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्थायां महत्वपूर्णम् अङ्गमस्ति भवन्ति कलाः। गुरुकुलेषु छात्राः अध्ययनकाले एतासां कलानां ज्ञाने प्राप्नुवन्ति
भवन्ति स्म। एता एव चतुष्षष्टिकला इति नाम्ना ज्ञायन्ते, यतः एतस्यां संख्या 64 इति। एतस्यैव कलासु नृत्यमस्ति तृतीया कला। शोधलेखोऽयं भारतस्य अष्टशास्त्रीयनृत्येषु ओडिसी नृत्यस्य ऐतिहासिक विकासं पुनरुत्थानं वर्तमान अभ्यासश्च परीक्ष्यते। पूर्वस्य ओडिसा प्रान्तात् उद्भूतमिदम् ओडिसी नृत्यं मन्दिरानुष्ठानात् विश्वव्यापी प्रदर्शनकलारूपेण स्वीकृतपर्यन्तं यत् पर्यटनं कृतवत् तत् सांस्कृतिकसंरक्षणस्य कलात्मक विकासस्य पारम्परिक ज्ञानस्य च संक्रमणविषये अन्तर्दृष्टिं प्रयच्छति। भारतस्य अष्टशास्त्रीय नृत्य परम्पराणां समृद्धचित्रे ओडिसा राज्यस्य प्राचीनमूल्यैः युक्ता विशिष्ट कलारूपेण तिष्ठन्ति। त्रिभङ्गमुद्रया द्रवरूपेण उपरि शरीरचालनेन जटिलपादसञ्चालनेन च ओडिसी च न केवलं प्रदर्शनकलायाः अपितु पौराणिक आध्यात्मिक शिल्पकला वास्तुकला सङ्गीतादीनां समाविष्टकरणेन सम्पूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्थायाः प्रतिनिधित्वं करोति। नृत्यरूपस्य ओडिसी इति नाम ओड्रदेश इति वर्तमानस्य ओडिसा प्रान्तस्य प्राचीनतम नाम वर्तते। ओडिसी नृत्यस्य सौन्दर्यशास्त्रसिद्धान्ताः इत्यस्मिन् विषये अहं वक्तुम् इच्छामि। ओडिसी नृत्यस्य सौन्दर्यशास्त्रसिद्धान्तः भारतीयनाट्यशास्त्रपरम्परा आधारितः। तद्यथा गतिसौन्दर्यं प्रथमम् अस्ति त्रिभङ्गः त्रिवक्रमुद्रा। एषा भवति विशिष्टस्थितिः। ग्रीवायाम् उरसि जानुनी च वक्रतां समाविष्य शरीरे एस् आकारस्य वक्रतां निर्माय मन्दिरशिल्पेषु दृश्यमानानां कामुकमुद्राणां प्रतिबिम्बं करोति। इयमेव स्त्रीरूपा च मुद्रा प्रायः कोमलता आकर्षणयुक्ताः कामुकतादीनां भावनानाम् अभिव्यक्तये प्रयुक्ता। द्वितीयं गतिभेदः भवति चौकः तथा चतुष्कोणस्थितिः। इत्यत्र पुरुषचिता भूमिसम्बन्धेश स्थितिः। अत्र भारः उभयोः पादयोः समानता विपरीतः सन् जानु बहिर्वक्रो शरीरं च सरलरेखायां संखितः भवति। तृतीयं भवति सभङ्गः तटस्थकेन्द्रेण मुद्रायाम् अत्र शरीरभारः समानता विपरीतः भवति। एतः मौलिकमुद्रानृत्यस्य विस्तृतशब्दभण्डारस्य चलनानाम् अभिव्यक्तीनां च आधारं निर्मापयति। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी, जो हमारे जो ओडिसी नृत्य के जो 3 भंगी है, जो है चौका, मैंने अभी जैसे बताया चौका, त्रिभंग और सभंग। चौका मुख्यतः हमारे ओडिसी नृत्य के और प्रभु जगन्नाथ की संस्कृति को प्रदर्शन करती है। जैसे कि हम सब जानते हैं प्रभु जगन्नाथ के अर्ध हस्त और अर्ध पैर युक्त है उनका भंगी, तो उनकी जैसे ही भंगी है उसी भंगी से ही चौकों को माना जाता है। उसी चौका भंगी में ही हमारे ओडिसी नृत्य के सारे अभिनय हो, मंगलाचरण जो भी हम करते हैं उसी भंगी से किया जाता है। और द्वितीय में मैंने जैसे बताया कि त्रिभंग हमारे कृष्ण जी के जैसे वो बंसी वादन के समय जिस भंगी में खड़े होकर वादन करते हैं उसी भंगी को ही त्रिभंग बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम ओडिसी में नृत्य प्रदर्शन किया जाता है। और सभंग जिसे हम बोलते हैं सावधान पोजीशन जो बोलते हैं, उसी में जैसे हम गुरु के सामने हो, भगवान के सामने हो, जैसे हम सावधान पोजीशन में खड़े होके जैसे हम प्रणाम करते हैं जो भी करते, उसको हम सभंग के रूप में देते थे। हमारे ओडिसी के मुख्यतः 5 भेद है। उसके हिसाब से प्रथम होता है मंगलाचरणम, जैसे कि हम संस्कृत में मानते हैं कि विघ्न परिसमाप्ति हेतु मंगलाचरण विधेय होता है। उसी प्रकार से मंगलाचरण में ओडिसी नृत्य में प्रथम भूमि प्रणाम किया जाता है। जैसे हम मानते हैं कि ओडिसी नृत्य करने से पहले हम नृत्य के द्वारा भूमि को कोई कष्ट ना दे, इसी वजह से प्रथम हम सर्वप्रथम भूमि प्रणाम करके, माता को प्रणाम करके हम आपको क्षमा मांगते हैं भूमि को। उसके बाद हम बटू उसके बाद आता है बटू, सेकेंड नृत्य के प्रदर्शन। बटू नृत्य शिवस्य नाम्ना क्रियते। शिव महादेव के जितने भी भंगी है, महादेव के जितने भी उनके नृत्य कला है, वो हम बटू के माध्यम से ओडिसी नृत्य में प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद आता है पल्लवी अर्थात कोमल पत्रम। कोमल जो पुष्प के भांति जो भी नृत्य परंपरा होते हैं, जो पुष्प के कोमल नृत्य भंगी जो भी आते हैं, वो सब पल्लवी के अंदर आते हैं। उसके बाद आते हैं अभिनय, जो कि हम मानते हैं कि हम मुख चलना के कुछ भी बात वो
कुछ भी ना बोल के अपने प्रेम हो, क्रोध हो, भाव वश्यलता हो, जो भी हो, हम अभिनय के माध्यम से चक्षु चालना, ग्रीवा चालना, मुख चालना, गति, शरीर भेद चालना माध्यम से हम अभिनय द्वारा सारी अपने भावभंगी को, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। उसको हम बोलते हैं अभिनय। जैसे कि हमारे सारे दर्शनों का मुख्य आस्तिक दर्शन हो या नास्तिक दर्शन हो, जिसका सब सारी चीज का हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है मोक्ष। इसी प्रकार हमारे ओडिसी नृत्य का भी प्रमुख अंतिम भाग होता है मोक्ष, जिसका हम समापन प्रकृति भी बोल सकते हैं। समापन प्रकृति आध्यात्मिक मुक्तिं प्रतीकात्मक रूपेण प्रदर्शयति। ओडिसी नृत्यं भारतीय जीवन दर्शनस्य आधारेण सृष्टेः शाश्वत सत्यस्य च आधारेण निर्मितम् अस्ति। अस्य खण्डस्य नामकरणेन दार्शनिक दृष्टिकोणस्य सत्यतायाः पुष्टिः भवति। मोक्षः इत्यर्थः ईश्वरं प्रति समर्पितः इति। नृत्यकलाकारः सजीवरूपेण मञ्चे प्रविश्य सङ्गीतस्य लयेन सह समन्वितानि विविधानि नृत्यखण्डानि स्वयमेव समाहितेन स्वररहितेन मोक्षय प्रदर्शनं करोति। एतदनन्तरं ओडिसी में बहुत सारे हाँ जी सर, ओडिसी में मुद्रा चालना भी होता है। जैसे कि दोनों हस्त के जो हम करते हैं उसको संयुक्त मुद्रा चालना बोलते हैं। एक हस्त में जो भी हम नृत्य प्रदर्शन करते हैं उसको असंयुक्त मुद्रा चालना बोलते हैं। इसी प्रकार ओडिसी में वेशभूषा, अलंकार भी इतने करके बहुत सारी चीज के बनने थे। निष्कर्ष रूपेण अहं वक्तुम् इच्छामि, ओडिसी नृत्यस्य यात्रा देवालय परम्पराभ्य विश्वस्तरीय प्रदर्शन कलापर्यन्तं सांस्कृतिक रक्षणस्य पुनर्जीवनस्य च जटिलानां प्रक्रियाणां दृष्टान्ते प्रदर्शयति। एषः नृत्यरूपः सामाजिक परिवर्तन सन्दर्भेष्वपि स्वस्य सौन्दर्यात्मक तत्त्वानि, दार्शनिक तत्त्वानि च संरक्ष्य प्रासङ्गिकतां संगृह्य अद्भुतं अध्ययनम् उपस्थापयति। साम्प्रतिकम् ओडिसी नृत्यमिदं बहुलं कलाकाराणां, विदुषां, सांस्कृतिक संस्थानां च कठोरश्रमस्य साक्ष्यम् अस्ति, येन अस्य लुप्तप्राय परम्परायाः पुनर्निर्माणं, पुनर्जीवनं च अभवत्। धन्यवादः। मैं यहाँ पर एक बात सर और जोड़ना चाह रही थी अंबिका के संदर्भ में। अंबिका प्रियदर्शनी एक ओडिसी नृत्यांगना भी है। विविध मंचों पे इन्होंने अपने नृत्य को प्रदर्शित किया है और आपने बहुत सुंदर तरीके से उसको यहाँ पर भी रखा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बहु शोभनम भवत्या ओडिसी नृत्ये कथम शास्त्रीयता वर्तते, तस्य शास्त्रीय ये पक्षाः सन्ति तस्य सम्यक निरूपणम अत्र प्रतिपादि। जैसे कि हम देखते हैं कि नाट्य शास्त्र में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं नृत्य के बारे में, शास्त्रीय संगीत के बारे में, और आपने जो ओडिया, जिसको सामान्य रूप से हम लोक संगीत कह देते हैं, उसमें ये सारी शास्त्रीयता विद्यमान है, जो जिसको हम नाट्य शास्त्र पक्ष कहते हैं। तो इसका अर्थ जो हम एक कहते हैं कि लोक और शास्त्र एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये आपके इस शोध पत्र से हम सभी ने जाना, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आज ऐसे जो लोक से जुड़े हुए विषय हैं, उनके माध्यम से हम जो हमारे शास्त्रीय पक्ष हैं, जो हम कह रहे हैं कि हमारी ज्ञान परंपरा है, ऐसे विषयों के माध्यम से हम उसको अवश्य बड़े आसानी से लोगों से जोड़ सकते हैं। अपनी ज्ञान परंपरा की जो प्रासंगिकता और उसकी निरंतरता है लोक में, उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण शोध पत्र है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही इन विषयों को प्रस्तुत करते रहें, जिससे कि अन्य लोग भी इन अलग अलग राज्यों में प्रचलित इन शास्त्रीयता से अवगत हो सके। इसे तो आपका धन्यवाद। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करते हैं अंजना एस। और एक निवेदन है कि मेरे पास जो सूची है उसमें आपका परिचय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी सूची थी। तो आप सबसे एक निवेदन ये भी है कि आप छोटा सा परिचय अपना दे देंगे, तो भी अपना परिचय साथ में ही दे दें। तो अच्छा रहेगा। जैसे कि अंबिका जी के बारे में बताया कि वो एक नृत्यांगना भी हैं, तो ये एक विविध क्षेत्र से जैसे लोग जुड़े हुए हैं, तो ये हम सभी के लिए अच्छा रहेगा। जी, अंजना एस, आप प्रस्तुत करें, ताकि कभी इनवाइट किया जाए उसके लिए भी। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम् अंजना, केरल विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे शोधछात्रा अस्मि। मम विषयः वर्तते
സംസ്കൃത ഗദ്യസാഹിത്യകൃതിഷു ദശകുമാരചരിതേ ചതുഷ്ഷഷ്ടികലാനാം പ്രസ്തുതിः भारतीयज्ञानप्रणाल्यां मानवजीवने उपयुक्तानां सकलानां विद्यानां मूलानि वर्तन्ते। तेषां मुख्यस्रोताः भवन्ति चत्वारः वेदाः, उपवेदाः, षड्वेदाङ्गानि, नाट्यशास्त्रं, कामशास्त्रम्, अर्थशास्त्रम्, इतिहासपुराणादयः। एतेभ्यः प्राप्तस्य ज्ञानस्य प्रयोगाः महाकाव्येषु, खण्डकाव्येषु, चरित्रकाव्येषु, गद्यकाव्येषु, चम्पूकाव्येषु, नाटकादिषु दशसु रूपकेषु च दृश्यन्ते। मानवस्य जीवने यत् करणीयं यत् न करणीयम् इति व्यावहारिकं ज्ञानं काव्यस्य प्रयोजनं भवति इति आचार्येण मम्मटभट्टेन उक्तं वर्तते। संस्कृतसाहित्ये गद्यशैल्यां रचना प्रथमतया वेदानां ब्राह्मणग्रन्थेषु द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र वैदिकमन्त्राणां व्याख्या गद्यशैल्यां लिखितं वर्तते। तथा एव दार्शनिकग्रन्थेषु सूत्राणां कारिकाणां च व्याख्यानं गद्यशैल्यां लिखितं वर्तते। किन्तु लौकिकसाहित्ये यथा पद्यशैल्याः विकासः अभवत् तथा गद्यशैल्याः विकासः न अभवत्। गद्यसाहित्यकृतीनाम् अध्ययनेन तत्कालीनस्य इतिहासस्य ज्ञानं लभ्यते। संस्कृतगद्यसाहित्ये उपलब्धासु कृतिषु महाकवेः सुबन्धोः वासवदत्ता प्राचीनतमा वर्तते। तदनन्तरं महाकवेः बाणभट्टस्य हर्षचरितं नाम आख्यायिका, कादम्बरी नाम कथा च गणनीया भवति। तस्मिन्नेव काले काव्यादर्शः नाम आलङ्कारिकग्रन्थस्य कर्ता महाकविः दण्डी दशकुमारचरितम् अवन्तिसुन्दरी कथा चेति द्वे गद्यकाव्ये अलिखत्। तत्र दशकुमारचरिते पूर्वपीठिका उत्तरपीठिका च वर्तते। तत्र पूर्वपीठिकायां 5 उच्छ्वासाः, उत्तरपीठिकायां 8 उच्छ्वासाः च वर्तन्ते। तत्र नायकस्य, राजवाहनस्य, तस्य 9 मित्राणां च चरितानि विद्यन्ते। तस्य उत्तरपीठिकायां राजवाहनस्य पितुः मित्रस्य प्रहारवर्मणः पुत्रः अपहारवर्मा तस्य चरितस्य वर्णनम् अकरोत् यत् सः अपहारवर्मा राजवाहनस्य वृत्तान्तं ज्ञातुम् एकस्य सन्यासिनः समीपं गतवान्। किन्तु तदानीं तत्र सः सन्यासी नासीत्। तत्र विद्यमानं कञ्चन प्रति तस्य सन्यासिनः वृत्तान्तं यदा अपहारवर्मा अपृच्छत् तदा सः प्रत्यवदत् यत् तत्र एकदा एका गणिका आगतवती। तस्याः पृष्ठतः तस्याः माता अपि आगतवती। गणिका सन्यासं स्वीकरणीयमिति दृढनिश्चया आसीत्। तदानीं गणिकायाः माता रुदित्वा अवदत् यत् सा तस्याः पुत्र्याः 5मे वयसि आरभ्य तां तस्याः पितरमपि प्रायेण न दर्शयित्वा पालितवती। तां नृत्यं, गीतं, वाद्यं, नाट्यं, चित्रम्, आस्वाद्यं, गन्धकला, पुष्पकला, लिपिज्ञानं, वचनकौशलं, जङ्गमैः द्यूतक्रीडा, स्थावरैः द्यूतक्रीडा चेत्यादीनां कलानां शिक्षणं तस्मिन् क्षेत्रे विदग्धैः प्रादात्। कामशास्त्रमनुसृत्य रतिक्रीडासम्बन्धं ज्ञानं दत्तवती। धनिकस्य हस्तात् धनस्य अपहरणं कथं करणीयं, निर्धनस्य अवमाननेन तस्य दूरे निष्कासनं कथं करणीयम् इति सर्वं शिक्षणं दत्त्वा अपि सा एकमासपर्यन्तं केनचन निर्धनेन युवकेन सह जीवनं यापितवती। तदानीम् अनेकाः धनिकाः ताम् अन्विष्य तत्र आगतवती चेदपि सा तेषां सम्मुखं न गतवती। अतः गणिकायाः माता तस्य तर्जनं प्रादात्। किन्तु सा गणिका लौकिकसुखानि त्यक्त्वा सन्यासं स्वीकर्तुं दृढनिश्चयं कृत्वा इदानीं सन्यासिनः समीपम् आगतवती। सा यदि तस्याः कुलधर्मस्य अनुष्ठानं न करिष्यति चेत् तस्याः परिवारे विद्यमानाः सर्वे जनाः जीवनस्य अन्यदुपायाः नास्ति इति हेतुना प्राणान् त्यजन्ति इति। एतत् श्रुत्वा सन्यासी गणिकां प्रति अवदत् यत् सन्यासस्य 2 लक्ष्ये स्तः। प्रथमं लक्ष्यं मोक्षः भवति, किन्तु तस्य प्राप्तिः तु सुलभा नास्ति। द्वितीयं लक्ष्यं तु स्वर्गः भवति। तस्य प्राप्त्यर्थं वने उषित्वा सन्यासस्वीकरणस्य अपेक्षा नास्ति, यतोहि स्वस्य धर्मस्य अनुष्ठानेन एव स्वर्गस्य प्राप्तिः भवति इति। किन्तु सा प्रत्यवदत् यत् यदि सन्यासी एवं अस्यां घटनायां यदा गणिकायाः माता पुत्री दत्तस्य शिक्षणस्य विवरणम् अकरोत् तत्र उक्ताः कलाः सर्वे 64 कलासु अन्तर्भवन्ति एव। 64 कलानां प्रयोगान् प्रायः सर्वे जनाः अधुनातनकाले अपि कुर्वन्ति एव। इदानीन्तनकाले औपचारिकी शिक्षां प्राप्य लिङ्गभेदं विना सर्वे आत्मनः अभिरुचेः अनुगुणं स्वस्य क्षेत्रस्य चयनं कृत्वा वैद्यवृत्तिं, शिक्षकवृत्तिम्, आरक्षकवृत्तिं, सैनिकवृत्तिं वा स्वीकुर्वन्ति चेदपि अनौपचारिकरूपेण एतासु कलासु एकस्याः वा अभ्यसनं कुर्वन्ति एव।
चतुष्षष्टिकलानां विवरणं संस्कृतस्य गद्यसाहित्यकृतिषु अपि वर्तते इति प्रस्तुतीकरणाय अस्य शोधपत्रस्य उपयोगं कृतोऽस्मि। धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादाः। भवत्या दशकुमारचरिते यथा चतुष्षष्टिकलानाम् उल्लेखः कथं प्राप्यते इत्यस्मिन् विषये स्वविचारं प्रस्तुतं। धन्यवादाः। एतदनन्तरम् अस्ति संगीता कुमारी महोदया। संगीता कुमारी। आभासी मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को सुप्रभात और मेरा नमस्कार। मेरा नाम शायद थोड़ा मेरा लेट एंट्री हुआ है, लेकिन मैं वर्तमान में जगजीवन महाविद्यालय मगध विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज में हिंदी विषय के सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और मिथकीय संदर्भ। सर्वप्रथम तो मैं सबको इस जो कार्यक्रम जो आयोजन है, जो वेबिनार है, उसके इस शीर्षक के लिए बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोगों ने भारतीय ज्ञान परंपरा को इस मंच पर इस प्रकार से लाया है। महत्वपूर्ण यह है, मैं भारतीय ज्ञान परंपरा आज हम एक विमर्श की तरह ले रहे हैं। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि क्यों फिर से हमें भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करनी पड़ रही है। मैं भारतीय शब्द से ज्ञान परंपरा, इसको अगर 3 इस तरह से व्याख्यायित करने की कोशिश करूं, समय कम है, बार बार बोला जा रहा है, इसलिए मैं भारतीय शब्द पे बहुत यह नहीं करूंगी, क्योंकि हम सबको पता है कि भारतीय शब्द की क्या व्याख्या है। मैं ज्ञान पर थोड़ी बात करना चाहूंगी कि हम ज्ञान को किस संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। ज्ञान शब्द बोलते ही हमारे अंदर कौन सा भाव प्रकट होता है? निश्चित रूप से वह प्रश्नानुकूलता है, जिज्ञासा है, एक संवाद या किसी चीज को जानने की इच्छा, और जो हमारे ज्ञान परंपरा को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक आकार देने का काम करता है। और भारतीय ज्ञान परंपरा शब्द अपने आप में बहुत सारी चीजों को द्योतित करता है। परंपरा अर्थात कि जो चीजें अतीत से अभी तक वर्तमान तक चली आ रही हैं। तो क्यों हम आज नई शिक्षा नीति को भी लेकर आए हैं और बहुत सारी चीजों में हम अपने पुराने ज्ञान की तरफ लौट रहे हैं। अगर इस चीज को आप थोड़ा देखेंगे तो आपको लगेगा कि दरअसल वह जीवन मूल्य की तलाश है, उन मूल्यों की बात है जिसकी तलाश में शायद आज इस पीढ़ी को बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता पड़ गई है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहने को हम ग्लोबल गांव हो गए हैं, वैश्वीकरण हो गया है, हमारे पास बहुत सारे तकनीक आ गए हैं, फिर भी हम जाकर के अब नई शिक्षा नीति लाए या शिक्षा की बात करें तो हमें अपने पुराने संदर्भों में जाना पड़ता है। तो इसी संदर्भ में ज्ञान को हम इसी रूप में व्याख्यायित करते हैं। आप इसको बादशरवा संवाद में देख सकते हैं, नचिकेता संवाद में देख सकते हैं कि किस तरह से गुरुकुल की एक परंपरा रही और गुरुओं की बात करती रही। ज्ञान की परंपरा यानी कहीं ना कहीं यह एक तरह से गुरु और शिष्य की परंपरा से जुड़ जाती है। और हम सभी इस चीज को जानते हैं कि जब तक शिक्षा की बात अगर हम करते हैं, शैक्षणिक नीतियों की बात करते हैं, और वहां यदि हम इस परंपरा का निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? क्योंकि इस पर अगर मैं बात करूं तो बहुत घंटों बात कर सकती हूं, और मेरा विषय जो है वह है भारतीय ज्ञान परंपरा और मिथकीय संदर्भ। तो थोड़ा मैं उस पर जाना चाहूंगी, इससे पहले कि आयोजक महोदय मुझे बीच में रोक दें। मैं इस बात को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहूंगी कि क्यों मिथकीय शब्द को मैंने यहाँ लाया। ज्ञान परंपरा की बात करें तो हम किस ज्ञान की बात करते हैं? हम अपने ऋग वैदिक काल से अगर देखें तो हमारे ज्यादातर जो है वो आख्यान पर आप कह सकते हैं कि साहित्यिक परंपरा रही है, चाहे महाभारत है, चाहे रामायण है, चाहे कालिदास का मेघदूतम हो, चाहे रघुवंशम हो, विक्रमोर्वशीयम हो, कुछ हो। ऋग्वेद के संवाद सूक्त में ही हम उर्वशी और पुररवा की कथा को सुनते हैं, जिसको बाद में कालिदास ने भी आधार बनाया और दिनकर ने भी बनाया। तो यह आप इस चीज को उर्वशी के माध्यम से या इस माध्यम से आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर वाल्मीकि का रामायण है तो रामचरितमानस भी है, निराला की राम की शक्ति पूजा भी है। यानी परंपरा का निर्वहन अतीत से लेकर वर्तमान तक किस प्रकार एक गति के रूप में प्रचलित है या गतिमान है, और हमें क्यों आज की पीढ़ी को इन सब चीजों से आप एक कह सकते हैं कि परिचय करवाना है।
जो यह मंच है, किस तरह से हम संस्कृत साहित्य को ला रहे हैं या साहित्य की बात कर रहे हैं। मिथकीय का प्रयोग, मिथक इस संदर्भ में मैंने यहाँ पर लिया है कि मिथक को लोग साधारणतः या सामान्यतः भ्रम के रूप में ले लेते हैं कि मिथक है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी पौराणिक पात्र हैं वो कहीं ना कहीं मिथकीय चीजों से जुड़े हुए हैं। यह नहीं मैं कह रही हूँ कि वो पूरी तरह से मिथकीय हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है वह मिथकीय क्यों है, क्योंकि मिथक एक ऐसी संरचना है जो आपको काल विशेष से मुक्त कर देती है। सही मायनों में कहे तो आप भ्रम तो दूर की बात है, सत्य से भी वह ज्यादा सत्य प्रतीत होता है। एक आद्य ऐतिहासिक तत्व जिसकी चर्चा आप शूद्रक के अगर मृच्छकटिकम में जाएंगे तो चारुदत्त भी जो अग्निवेद और बाकी पूजा वगैरह करता है तो वहां पर भी मिथक का प्रयोग है। आप अगर वैद में जाते हैं तो वहां भी मिथकों का प्रयोग है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सामान्यतः हम माइथोलॉजी को कहते हैं कि वह पश्चिम से आयातित है, और ऐसा इसलिए कहते हैं कि फ्राइड जो है वो अवचेतन की बात करता है और कहता है कि कहीं ना कहीं अवचेतन का प्रकटीकरण मिथक में है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम इन चीजों को देखने की कोशिश करें तो मिथक हमें एक ऐसे पात्र को गढ़ने के लिए भी प्रयोग हुआ है, एक चरित्र को, क्योंकि जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हम करते हैं उस ज्ञान को हम किसके माध्यम से प्रकट करेंगे, महत्वपूर्ण है यहाँ चरित्र। और उस चरित्र के निर्माण में हमने मिथकों का बहुत प्रयोग किया है। और क्यों प्रयोग किया, क्योंकि आप देखें कि ये पुराणों की परंपरा रही। मैंने बार बार कहा वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद या जो भी चीजें आई तो हमने क्या किया, रिवाइव किया। जैसे बौद्ध धर्म आया और उसके बाद फिर से पुराण आया, तो पुराण में हमने क्या किया, हितोपदेश, जातक कथा, पंचतंत्र या बहुत सारी जो भी ऐसी चीजें आई उसमें ऐसे से पात्र को या ऐसे चरित्र को गढ़ा जो कर्म की प्रेरणा दे। आप अगर पूरे भारतीय ज्ञान परंपरा को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह पे चीजें जाकर के अंत में कर्म पर रुकती है। क्यों महाभारत में जब गीता का उपदेश दिया जाता है तो कृष्ण अर्जुन को एक ऐसे पात्र के रूप में चुनते हैं और वहां कर्म की प्रेरणा देते हैं, अर्जुन को ही क्यों चुनते हैं। तो मेरा जो विषय है यह थोड़ा बड़ा विषय है, इतनी जल्दी नहीं इसको मैं प्रस्तुत कर सकती हूँ, लेकिन यह है कि मिथक को अब आज के संदर्भ में अगर मिथक को मैं कहूँ कि कैसे प्रयोग करते हैं तो ज्यादातर लोग फंटेसी की तरह करते हैं, उसी को आप साहित्य में फंतासी की तरह करते हैं। अगर मिथक ना हो तो शायद साहित्य नहीं हो। क्योंकि मैं साहित्य की प्राध्यापिका हूँ और छात्रा भी हूँ, तो इसलिए मैं साहित्य के माध्यम से इन चीजों को प्रकट करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों हम वैक बना रहे हैं। आज यूजीसीएफ में स्पेशली इंटर्नशिप को ला रहे हैं, सेक को ला रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ज्ञान, जी बस 1 मिनट, ज्ञान परंपरा है वह कहीं ना कहीं शोध से जुड़ी हुई है, जिज्ञासा से जुड़ी हुई है। तो किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा में मिथकों के प्रयोग से हम अपने पौराणिक आख्यानों को एक पूरे काल की गति तक ला पाते हैं और फिर उसको अपने समाज में किस तरह से प्रक्षेपित कर पाते हैं, इन्हीं संदर्भों में यह बात कही गई है। और बस चूंकि समय अभाव है, अगर मैं ये बात करूंगी तो बहुत विस्तार हो जाएगा। तो सबों का धन्यवाद और आभार। जी धन्यवाद महोदया। आपने भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में हम सभी को एक नए शब्द से अवगत कराया, जिसमें मिथक को आपने रेखांकित किया। और अवश्य ही आगे जो आपका शोध पत्र हमारे सामने आएगा उसमें हम उस विषय को और गंभीरता से अध्ययन करेंगे। अब आगे की इस कड़ी में प्रीति कुमारी प्रारंभ करें। प्रीति कुमारी। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं प्रीति कुमारी, शोध छात्रा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। मेरा शोध पत्र का विषय है आयुर्वेदीय चिकित्सा की रामायण कालीन अवधारणाएं। तो वो समय जिस समय चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ नहीं लिखे गए थे, व्यवस्थित रूप में उन ग्रंथों का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय में भी आयुर्वेद की अवधारणाएं किस तरह से समाज में व्याप्त थी, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगी। तो भारतीय ज्ञान परंपरा समग्र विश्व की प्राचीनतम और समृद्धतम परंपराओं में से एक है। यह अपने अद्वितीय वैशिष्ट्य के कारण बहुआयामी और चिरस्थायी मानी जाती है। इस अनादि परंपरा का आधार ऋषियों द्वारा दृष्ट श्रुतिनिष्ठ अपौरुषेय ज्ञान है, जो सर्वथा कालातीत और
सार्वभौमिक है। इस परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है आयुर्वेद, जो कि अष्टादश विद्या स्थानों में अपना प्रमुख स्थान रखता है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। कुछ स्थानों पर अथर्ववेद के उपवेद के रूप में भी आयुर्वेद की स्थिति है। तो सर्वप्रथम पर भले ही यह आयुर्वेद या ऋग्वेद के उपवेद के रूप में वर्णित है, फिर भी इसकी स्वतंत्र गरिमा और वैज्ञानिक स्वरूप इसे एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में आयुर्वेद का वर्णन बीज रूप में प्राप्त होता है। समयांतराल में महर्षि चरक, सुश्रुत आदि कई आचार्यों ने आयुर्वेद पर सुव्यवस्थित ग्रंथ लिखे। वाल्मीकि रामायण आदि काव्य होने के साथ साथ भारतीय उच्चतम आदर्शों का मूर्त रूप है। रामायण में अनेक स्थानों पर जड़ी बूटियों और औषधियों का प्रसंगवश वर्णन प्राप्त होता है। हालांकि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का काल रामायण के बाद का है, फिर भी इन ग्रंथों के सिद्धांतों का मूल स्वरूप रामायणकालीन समाज में विद्यमान था। रामायण में सुषेण वैद्य की भूमिका, संजीवनी बूटी जैसे प्रसिद्ध और प्रमाणित प्रसंग इस बात की सिद्धि करते हैं कि तत्कालीन परिवेश में आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति प्रचलित होने के साथ साथ प्रभावित भी थी। तो रामायण काल में किस प्रकार की आयुर्वेदीय अवधारणाएं थी, उस विषय में आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत, वात पित्त कफ, मूर्छा, ज्वर, रक्तस्राव के लक्षणों को रामायण में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पंच महाभूत का सिद्धांत, शरीर एवं प्रकृति के संतुलन की अवधारणा को भी स्वीकार किया गया है। वनस्पतियों के औषधीय महत्व और वनस्पतियों से औषधीय निर्माण का ज्ञान तत्कालीन समाज में सामान्य रूप से था। जीवन रक्षा करने वाली औषधियों का वर्णन, गंभीर आयुर्वेदीय अन्य चिकित्साएं, सुषेण जैसे दक्ष वैद्यों के माध्यम से लक्ष्मण की जीवन रक्षा, अयोध्या कांड में मृत शरीर के संरक्षण की विधि, अनेक स्थलों पर वनवासी जीवन के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण का आयुर्वेदीय और औषधीय वनस्पतियों से संपर्क होता है। चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी आदि स्थलों पर आयुर्वेदीय औषधियों और वनस्पतियों की विविधता देखी जा सकती है। भले ही रामायण में अधिकांश औषधियों का नामोल्लेख सीधे रूप में नहीं होता, फिर भी तत्कालीन परिवेश में आयुर्वेद का मौलिक स्वरूप विद्यमान था। आयुर्वेद चरक संहिता में आयुर्वेद का परिचय कुछ इस प्रकार दिया गया है कि हेतु लिंगौषधज्ञानम स्वास्थ्यातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम विबुधेयम पितामह। तो तीन चीजों की यहाँ पर उन्होंने बात की। जी गुरु जी, तीन चीजों की यहाँ पर उन्होंने बात की, हेतु, लिंग और औषध। हेतु अर्थात रोग का कारण, लिंग अर्थात रोग का लक्षण और औषध अर्थात रोग का उपचार। तो इन तीनों प्रकार के तीनों में जो निपुण है और जो रोगी के कल्याण के लिए समर्पित है वह आयुर्वेद है। ऐसा ज्ञान पितामह ब्रह्मा ने दिया जो कि शाश्वत और पुण्य ज्ञान है। धर्मार्थ काम मोक्ष की चर्चा में भी आरोग्य को बहुत महत्व दिया गया है। चरक संहिता में कहा गया है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, अर्थात धर्म अर्थ या चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए आरोग्य मूल आधार के रूप में है। कुमार संभव में कालिदास भी कहते हैं कि शरीरम खलु आद्यम धर्म साधनम। तो रामायण कालीन समाज जिसमें ये चतुर्विध पुरुषार्थ मुख्य रूप से व्याप्त थे, उस समय में किस तरीके से आरोग्य के माध्यम से ही चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन वहां पर है। तो आयुर्वेद में अष्टांग में शल्य चिकित्सा का वर्णन आता है।
तो संक्षिप्त रूप में मैं कुछ प्रसंग बताना चाहती हूँ जहाँ पर रामायण में शल्य चिकित्सा का वर्णन है। तो एक प्रसंग आता है गौतम ऋषि और अहिल्या का। तो उस प्रसंग में जो इंद्र हैं वो जो माता अहिल्या हैं उनके सौंदर्य पर मोहित होकर जी गुरुजी। अब उसको कर दीजिए, निष्कर्ष हो गया। ठीक है। अतः अनेक प्रसंगों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि रामायण कालीन समाज में आयुर्वेद की प्रारंभिक अवधारणाएं विद्यमान थी। धन्यवाद। धन्यवाद। अवश्य ही इसीलिए हम भारतीय ज्ञान परंपरा को परंपरा और सनातन इत्यादि शब्दों से द्योतित करते हैं, क्योंकि इन ज्ञान विधाओं का प्रारंभ कब हुआ और ये किस काल तक रहेंगी इस विषय में कोई भी मत हमारे सामने उपस्थित नहीं होते हैं। ये आदि अनादि हमारे परंपराओं में प्राप्त होता है, जिसका हमने उदाहरण देखा। अब हम आगे बढ़ते हुए हमारे साथ गौड़ परमेश्वर जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागस्य वीडियो ऑन करो तू। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं बाहर हूँ इसलिए थोड़ा सा ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागस्य शोधछात्रः अस्मि। मम शोधपत्रस्य विषयः अस्ति अष्टाध्याय्यां वृद्धिपदार्थविमर्शः। यथा लोके प्रवृत्तानां सर्वसामपि विद्यानां मूले वेदमेव भवति इति सर्वेषां विदुषां व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते इति व्युत्पत्त्या विआङ्पूर्वक दुकर्णे इति धातोः कर्णाधिकरणयोश्च इति पाणिनीयसूत्रेण करणार्थ ल्युट् प्रत्यन्तो निष्पद्यते अयं व्याकरणशब्दः। व्याकरणे भवो योगो वैयाकरण इत्यत्र भवे च तद्धिते नौपद्यते। वेदावयो भवति इत्यस्य उदाहरणं दीयते। चत्वारि शृङ्गा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासवस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेशः। एवं प्रकारेण यदि वृद्धि पदार्थस्य विचारं क्रियते तदा वृद्धि स्त्री वृद्ध तिन अष्टवर्गान्तर्गतो षड्विशेषः तत्पर्यायः योग्या रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी इत्य अमरकोशः। एवमेव रुचिर्मेधा करी श्लेषं कुष्ठ कृमिहिरा परा प्रयोगेषु अनयोरेकं यथा लाभं प्रयोजयेत् तत्र यद्दातुम् इष्टे स्यात् द्वयम् अपि अत्र योजयेत् इति राजनिर्घण्टः। यहाँ पर वृद्धि प्रदेश के रूप में जो मैं सूत्र ली है वो पहला सूत्र वृद्धिरादेश इति ही प्रथमं पाणिनीय सूत्रम अस्ति। अत्रि महाभाष्यकृता पदत्रयं स्वीकृतं न केवलानि चर्चापदानि व्याख्यानं वृद्धि आद् ऐच् इति। अत्र वृद्धि शब्दम् आवर्त्य आद् वृद्धि ऐच् वृद्धि इत्यर्थः कर्तुं शक्यते। व्याख्यान प्रसंगे भाष्यकृता अत्र पदद्वयमपि अंगीकृतम्। अनयो साधुत्वं कथं वृद्धिस्माय विशेषणोपदिष्टः प्रकृति पाठे तस्मात् तिन् प्रत्ययः आदैचोपेक्ष समाम्नाय उपदिष्टः। आचार्येण कात्यायनेन संज्ञाधिकारः संज्ञा संप्रत्यार्थ इति वार्तिकं स्थापितं यस्य तात्पर्यमस्ति वृद्ध्यादि शब्दाः संज्ञेति अभिधानवन्तो भवन्तु इति। एतदर्थम् अथ संज्ञा इत्यधिकार सूत्रं विलिख्य वृद्ध्यादि शब्दाः पठनीयाः। विषयेऽस्मिन् वार्तिककृता विविधतर्काः उपस्थापिताः। तत्र प्रथमोऽयम् अकृते संज्ञाधिकारे वृद्ध्यादिशब्दानां संज्ञत्वेन प्रज्ञानं न भविष्यति। द्वितीय संज्ञा संज्ञिनौ असन्देहः भविष्यति यद्यपि संज्ञा अनाकृतिः संज्ञिनश्च आकृतिमन्तः भवन्ति अतो न आवश्यका संज्ञाधिकारः। अतः सर्वापि संज्ञानविशेषा चिह्निता विधातव्या तथा च तानि चिह्नानि विशेषानुबन्धे योजनीयानि। इसी क्रम के अंदर अगला सूत्र मैंने लिया है। इसके अंदर वृद्धिर्यस्याजि चामादि तद्वृद्धम यस्य शब्दस्य प्रथमः स्वर वृद्धि संज्ञका अस्ति तस्य शब्दस्य वृद्धम इति संज्ञा भवति। व्याकरणशास्त्रे वर्णानां शब्दानां च लघुरूपेण निर्देशार्थं काश्चन संज्ञा निर्दिष्टा सन्ति।
एतासु अन्यतमा अस्ति वृद्धम् इति संज्ञः। वृद्धिर्यस्याजितामादिवृद्धम् इत्यतः एङ् प्राचां देशे इति त्रिभिः सूत्रैः इयं संज्ञा पाठ्यते। अस्य सूत्रं समूहस्य इदं पदं सूत्रं यस्य शब्दस्य प्रथमः स्वर वृद्धि संज्ञका अस्ति इत्युक्ते आकार ऐकार औकारः अस्ति। महोदय अस्तु महोदय। तो इसी क्रम में अगला सूत्र वृद्धि रेचि और वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्यारोक्त विकारे सिचि वृद्धि प्रश्नयी पदेषु मृजेर वृद्धि उतो वृद्धिर्लुकी हलि। इतने सूत्र मैंने अपने शोध पत्र के अंदर लिए हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं पाणिनीय सूत्रेषु प्रयुक्त वृद्धि शब्द विमर्शेन ज्ञायते यत् व्याकरण शास्त्रे क्वचित शास्त्रीय वृद्धि वाचकत्वेन क्वचित समस्त कृदंत तद्धितांतर्गत सर्वनाम जाति संख्या शब्दातिरिक्तत्वेन क्वचित धर्म परत्वेन क्वचित अव्ययवाचित्वेन क्वचित आकृतिगणत्वेन च वृद्धि शब्द प्रयुक्तः। धन्यवाद महोदय। अस्तु धन्यवादः। तदनन्तरं गैरिका कोनेर्। सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं पटना विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागतः शोधकार्यं करोमि। अद्य मम शोधपत्रस्य विषयः साधनमार्गे भक्तेः सौन्दर्यपरम्परा चतुष्षष्टिकलानां तुलनात्मकम् अध्ययनम्। महोदय आपका नाम क्या है? भवत्याः नाम किम्? गौरिका कोनार्। अस्तु। अद्य मम शोधपत्रस्य विषयः साधनमार्गे भक्तेः सौन्दर्यपरम्परा चतुष्षष्टिकलानां तुलनात्मकम् अध्ययनम्। भारतीयसंस्कृतौ भक्तिरेव सांस्कृतिक दार्शनिक आध्यात्मिक रूपेण परमप्रधाना राजते इति सर्वैः स्वीकृता। भक्तिः न केवलं धार्मिकानुष्ठानरूपेण दृश्यते अपि तु सा जीवनस्य सर्वाङ्गपरिपोषिका, हृदयस्य संस्कारकारिणी, चित्तस्य शुद्धिकर्त्री च अस्ति। साधनमार्गे भक्तिरेव प्रमुखं स्थानं या जीवात्मनः परब्रह्मणि मिलनस्य सेतुर्भवति। अष्टसाधनमार्गस्य बहवः आयामः, तेषु सौन्दर्यात्मकः आयामः विशेषं स्थानं धारयति। सौन्दर्यपरम्परा इति पदेन भक्तिरेव रसशास्त्रसमन्विता द्रष्टुं शक्यते। यथा श्रीरूपगोस्वामिना भक्तिरसामृतसिन्धौ विवृता रसानुशासनम्, तथैव कला, संगीत, नृत्य, चित्रकला, काव्यादयः साधनमार्गे भावाभिव्यक्तेः सहायः भवन्ति। अत्र चतुष्षष्टिकलानां सन्दर्भः विशेषरूपेण ग्राह्यः। एताः कलाः प्राचीनभारतीयपरम्परायां लौकिकजीवनस्य अङ्गत्वेन वर्णिताः सन्ति, किन्तु ताः आध्यात्मिकभावनायाः संवर्धनायामपि साधनरूपेण प्रयुज्यन्ते। चतुष्षष्टिकलाः यद्यपि कामशास्त्र, नाट्यशास्त्रादिषु उल्लिखिताः, तथापि तासां सारः आत्मानुभूतिः भक्तेः अभिव्यक्तौ अपि प्रयुज्यते। गीतं, वाद्यं, नृत्यं, चित्रकला, अलङ्कारशास्त्रं, पुष्पयोजना इत्यादयः भक्तेः अनुष्ठाने सौन्दर्यमयतां वहन्ति। उदाहरणार्थं श्रीकृष्णभक्तिपरम्परायां सङ्कीर्तनम् एकं पूर्णं कलासमुच्चयमस्ति। एतस्मात् दृष्ट्या चतुष्षष्टिकलाः साधनमार्गे भक्तेः सौन्दर्यात्मकं पक्षं प्रकाशयितुं विशेषतया उपयुज्यन्ते। अस्य विषयस्य विवेचनं त्रयाणां महानुभावानां दृष्ट्या कृतम्। मधुसूदन सरस्वती, स्वामी विवेकानन्दः, श्रीलप्रभुपादश्च। गूढार्थदीपिकाकारः मधुसूदन सरस्वती अद्वैतदर्शने अपि भक्तेः विशेषस्थानं दत्तवान्। अस्य दृष्ट्या कलाः न केवलं लौकिकाभिव्यक्तयः किन्तु अद्वैतभावस्य ध्यानरूपप्रवेशाय साधनानि सन्ति। स्वामी विवेकानन्दस्य चिन्तने कला एवं संस्कृति भक्तेः सेवायाः तथा मानवोत्थानस्य साधनानि। तस्य वचनेषु कला यत्र धर्मस्य साधनं, संस्कृति यत्र भक्तिसेवाया वाहिनी इति भावः स्पष्टः। श्रीलप्रभुपादः तु चैतन्यमहाप्रभोः संकीर्तनम् आन्दोलनस्य माध्यमेन कला आधारितभक्तेः वैश्विकीकरणं कृतवान्। तस्य दृष्ट्या गीत, वाद्य, नृत्य, साहित्य, मन्दिरनिर्माणादयः सर्वाः कलाः कृष्णभक्तेः प्रत्यक्षं साधनम्। एवं त्रयाणां दृष्टीनां तुलनात्मकं समीक्षणम् अद्भुतं परिप्रेक्ष्यं दत्तम्। सर्वेपि स्वीकारयन्ति यत् कला न केवलं लोकोत्तरविलासः, अपि तु साधनमार्गे भक्तेः भावाभिव्यक्त्युपायः।
कला समन्वित भक्तिः साधकस्य अन्तःकरणं विशुद्धीकृत्य परब्रह्मणि तं संलग्नं करोति। अतः स्पष्टं भवति यत् साधनमार्गे भक्तेः सौन्दर्यपरम्परा चतुष्षष्टिकलानां तुलनात्मकम् अध्ययनम् इति विषयः न केवलं दार्शनिकसमीक्षणम् अपि तु भारतीयसंस्कृतेः नूतनदृष्ट्या अन्वेषणं च। अस्य अध्ययनस्य फलस्वरूपं ज्ञायते यत् सौन्दर्यात्मकः पक्षः शक्तेः सार्वभौमिकत्वं मानवसांस्कृतिकसमन्वयं चित्तशुद्धिं च पोषयति। एवं चतुष्षष्टिकलानां समन्वयेन भक्तिः न केवलम् अध्यात्ममार्गः अपि तु जीवनस्य कलात्मकसौन्दर्यपरम्परा अपि भवति। धन्यवादः महोदय। अस्तु, धन्यवादाः। ये जितने पत्र प्रस्तोता के रूप में विद्यमान थे सभी के पत्र प्रस्तुति हो गई है, जितने लोगों ने हैंड रेज किया था। यदि और यहाँ पर नहीं, जो प्रारंभ में जुड़े हुए थे उन्हीं को केवल अनुमति दी जाती है। बाद में पहले ही ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था, क्योंकि आप अनिवार्य रूप से समय से जुड़े, तो रजत त्रिपाठी महोदय अब अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब जो जिनका अवशिष्ट रह गया है, अब उनके लिए अगले सत्र में जब वो होंगे तो उस समय से जुड़े, क्योंकि ये जो कार्यक्रम निर्धारित है उसमें समय सीमा है, हम सभी को अन्य कार्यों में भी जाना है, इसलिए पूर्व में ही उसी के हिसाब से समय संयोजन किया गया था। अब आप अगले जो सत्र शाम में या कल प्रातः जुड़े उसमें आप जुड़े। यहाँ पर आगे बढ़े हैं उससे पहले एक सूचना है कल के लिए विशेष रूप से। अद्यतनीय जो कार्यक्रम संध्याकालीन है उसमें तो आप सभी जुड़ेंगे ही। प्रातःकालीन जो है वो मुख्य रूप से रखा गया है, जो आयोजन समिति के सदस्य हैं उनका मूल रूप से रहेगा। तो जो भी आयोजन समिति के सदस्य होंगे उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप व्यक्तिगत रूप से जरूर सूचना दे दें कि आप कल रहेंगे, उसी अनुसार समय का समायोजन किया जाए, क्योंकि कल एक विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है जिसकी सूचना यहाँ पर पहले नहीं दी गई थी। ये विशेष रूप से जो कुछ कतिपय भारतीय विद्वान एवं पाश्चात्य जो विद्वान हैं उनके निवेदन पर ये विशेष रूप से रखा गया है। और यह मूल रूप से जो आधारित है वह है जो कि साउंड वेव जो है इनको लेकर के एक किस तरह का प्रभाव होता है नर्वस सिस्टम पर, और खास करके जो आप आनंद की स्थिति की प्राप्ति के लिए जो आप करते हैं, इसको लेकर के एक विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सूचना कल दी गई थी और इसका पूरा विवरण जो है वो हम चैट बॉक्स में भी आप यहाँ पर डाल दे रहे हैं। तो उसमें केवल अनिवार्य रूप से आंग्ल माध्यम से ही प्रस्तुति होगी। अगर कोई उसके लिए समुत्सुक हो तो आप अपना नाम दे सकते हैं, लेकिन टॉपिक जो दिया गया है स्ट्रिक्टली इसी थीम से पर बेस्ड होना चाहिए। अधिकतम 5 मिनट की प्रस्तुति होगी और 8 से 9 में कल ये रखा जाएगा। और एक वक्ता पूर्व निर्धारित है जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप पुनः एक बार सुन लें, अनिवार्य रूप से आंग्ल माध्यम से ही होना है ये। और साथ ही साथ जो टॉपिक दिया गया है स्ट्रिक्टली उस टॉपिक पर भी बेस्ड होगा, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई टॉपिक ग्राह्य नहीं होगा, थीम वही रहेगा। तो ये विशेष रूप से सूचना थी। और कल जितने भी आयोजन समिति के सदस्य हैं उन सबसे भी पुनः प्रार्थना है, जो कि अनिवार्य रूप से जिनकी भी शोध पत्र प्रस्तुति है, हालांकि कल 3 से 4 मिनट ही दिया जाएगा, अनिवार्य जो भी होंगे, क्योंकि हम सब भी हैं तो हम सबके लिए भी समय सीमा वैसे ही है, क्योंकि उसी में से कट करके एक नया सत्र जो रखा गया है उसी में से रखा गया है। तो बस ये सूचना थी। और इसके बाद सह अध्यक्ष महोदय को आप पहले आमंत्रित करेंगे, उसके बाद अध्यक्ष उद्बोधन। जी, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस सत्र के हमारे सह अध्यक्ष डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा जी को सविनय निवेदन करता हूं। प्रोफेसर कृपा शंकर शर्मा अब प्रमोट अब प्रोफेसर बन चुके हैं सर। जी, प्रोफेसर कृपा शंकर शर्मा सर, मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं कि आप आशीर्वचनों से और आज के सह अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। प्रोफेसर कृपा शंकर शर्मा। अनम्यूट कर लेंगे सर। अनम्यूट कर दीजिए। गजाननमहर्निशं
अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अंतर्जाल माध्यम से यह संगोष्ठी जो डॉक्टर विपिन झा जी के माध्यम से समायोजित की जा रही है, आज के युग में भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी प्रासंगिक है और भारतीय ज्ञान परंपरा को इतना प्रचारित और प्रसारित करने की क्या आवश्यकता हुई, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो यह संगोष्ठी आयोजित की गई और कला को समाहित किया गया, क्योंकि भारत की ज्ञान परंपरा जो है वो भारतस्य ज्ञानम भारतीय ज्ञानम और भारतीय ज्ञानस्य परंपरा वर्तते सा च एव भारतीय ज्ञान परंपरा। अब ये भारतीय ज्ञान परंपरा जो है हमारी वेदों से आरंभ होकर के नहीं, आज लौकिक आधुनिक संस्कृत साहित्य पर्यंत हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की ज्ञान गंगा अनवरत प्रवाहमान है। आज यहाँ पर जो है लगभग 7-8 पत्र पढ़े गए और उन 7-8 पत्रों में सबसे पहला जो पत्र पढ़ा गया है वह अंबिका प्रियदर्शनी के द्वारा पढ़ा गया है। और उन्होंने जो ओडिसी नृत्य, जो हमारी नाट्यशास्त्र की परंपरा है, कला परंपरा है, उसमें नृत्य का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, वो है। और उस नृत्य को लेकर के नहीं, और विशेषकर ओडिसी नृत्य, उस ओडिसी नृत्य को लेकर के नहीं जो कैसे शास्त्रीय संदर्भ होते हैं वहां पर, और उन शास्त्रीय संदर्भों के आधार पर ओडिसी नृत्य के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित किया गया है, बहुत ही अभिनंदन के योग्य है। बहुत बहुत बधाई है इनको, अंबिका जी को। और दूसरा जो पत्र प्रस्तुत किया गया है, दश कुमार चरिते कला संदर्भ, ऐसा करके इन्होंने प्रस्तुत किया है। और वो इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, नाम इसमें नोट नहीं कर पाया मैं। तो इन्होंने जो दश कुमार चरित के जो कथा संदर्भ में जो कलाओं का संदर्भ, कलाओं के संदर्भ ग्रथित हैं, उसमें सूत्रित किए गए हैं, उन कलाओं के संदर्भ को उद्घाटित करते हुए और कला की प्रासंगिकता को प्रस्तुत किया है, और वह भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। और तीसरा जो है एक प्रीति मैडम, नहीं ये जो है इन्होंने किया भारतीय ज्ञान परंपरा और मिथक साहित्य के संदर्भ में, ऐसा कुछ उन्होंने अपना टॉपिक बताया था। और इन्होंने जो है मिथकों से कैसे, किस प्रकार से क्या वो पल्लवित और कैसे उसको वो बताया है, वो काफी अच्छा था, बहुत अच्छी। इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो प्रस्तुतिकरण का जो एक शैली थी, वह एक परिपक्व शैली के माध्यम से इन्होंने अपने शोध के संदर्भों को प्रस्तुत किया। यद्यपि इनका जो विषय है वह विषय बड़ा लंबा विषय है और इतने स्वल्प समय में उसको समेटना थोड़ा कठिन कार्य तो है ही, तथापि उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और अगला जो संदर्भ प्रस्तुत किया था, ये जो आयुर्वेदी चिकित्सीय अवधारणाएं रामायण कालीन संदर्भ, ऐसा करके उन्होंने प्रस्तुत किया। ये शायद प्रीति इनका नाम है। और इन्होंने जो है यह जो प्रस्तुत किया कि कैसे हमारी आयुर्वेद की परंपरा, आयुर्वेद की परिभाषा और आयुर्वेद के संदर्भ कैसे रामायण के
कथा संदर्भ में संजीवनी बूटी के जो प्रसंग है उस प्रसंग को लेकर के नहीं और किस प्रकार से समाज में आयुर्वेद का प्रचलन प्रसिद्ध था, समाज में किस प्रकार आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति रही है, उसका भी संदर्भ इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अभिनंदन के शैली के साथ, अभिनंदनीय शैली के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया और आपको बहुत बहुत बधाई है। और एक प्रश्न, ये क्या नाम से एक पत्र जो है पढ़ा गया, अष्टाध्याय्याम वृत्ति विमर्शा, ये गौड़ परमेश्वर करके विद्यार्थी कौन है और उन्होंने शोध छात्र, इन्होंने अष्टाध्यायी में जो है वृत्ति विमर्श को लेकर के ने चर्चाएं की और शास्त्रीय संदर्भ इन्होंने प्रस्तुत किए और बहुत बहुत बधाई है। और अंतिम जो प्रश्न पत्र पढ़ा गया है, शोध पत्र, वो है साधना मार्गे भक्ति परंपरा सौंदर्यम, ये गौरी करके हैं, इन्होंने पढ़ा। और जो कैसे साधना पक्ष हमारी भक्ति परंपरा को पुष्ट करता है, हमारी जो भक्ति की एक विशाल परंपरा है, रामायण में नवदा भक्ति मिलती है, श्रीमद् भागवत में भक्ति के प्रकार मिलते हैं, क्योंकि भक्ति साहित्य है। हमारे यहाँ भक्ति साहित्य मीरा, सूर, तुलसी, ये सारे सब भक्ति परंपरा के आचार्य और भक्त रहे हैं, है ना। भक्त माल की कथा हमारे यहाँ मिलती है पौराणिक संदर्भों में, इनका हाँ, भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। तो ये भक्ति परंपरा हमारी जो है भारतीय ज्ञान परंपरा के मानवीय जीवन को, मानवीय सृष्टि को वो बहुत ही प्रासंगिक कर देती है और भारतीय दार्शनिक चेतना को भी वह नए प्रसंग में, नए आयामों की ओर ले जाती है। इसलिए भक्ति परंपरा पर अभी और भी काम होने का आवश्यकता, क्योंकि भक्ति परंपरा पर, भक्ति सूत्रों पर अभी काम नहीं हुआ है। भक्ति सूत्रों को लेकर ही कोई काम होना चाहिए। तो यहाँ ये भक्ति परंपरा और फिर उसमें कैसे सौंदर्य शास्त्र का पल्लवन हुआ है, सौंदर्य शास्त्र की कैसी अवधारणाएं वहां पर मिलती है, ये सारी चर्चाएं इन्होंने इंगित की है, जो बहुत ही प्रासंगिक है। और झा जी यहाँ आभासी पटल पर अपने स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। हमारा निवेदन इनसे, हमारे अनुज हैं, ये बड़े बहुत योग्य और विद्वान व्यक्ति हैं, तो मैं इनसे यही कहूंगा कि भक्ति सूत्रों को लेकर के काम किया जाए, क्योंकि भक्ति सूत्रों पर अभी काम अवशिष्ट है और बहुत बढ़िया काम हो सकता है इनका, केवल एक ही भक्ति सूत्रों को ही लेकर, ताकि भक्ति सूत्रों को जो जानते नहीं है उनको उनके प्रकाश में आएंगे। तो इस प्रकार से गोष्ठी होना चाहिए। एक बड़ा प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इस आयोजक मंडल को और सभी शोध पत्र वाचकों को मेरा शुभाशीष है और अभिनंदन है आप सभी को। और आयोजक मंडल के हमारे विपिन झा जी, जो सारस्वत निकेतन के जो है आधार स्तंभ है, कर्ता धर्ता हैं, जो संसाधनों के अभाव में भी, सुविधाओं के अभाव में भी इतने व्यापक तौर पर इतने बड़े बड़े विद्वानों को जोड़ करके नहीं और बहुत अच्छा, सरल और सहज रीति से नवीन शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए शोध की इस ज्ञान गंगा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और क्योंकि इनकी तो पत्रिका का नाम ही जाह्नवी है, स्वयं जाह्नवी गंगा है, तो वास्तविक में ये वह काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा इनसे जो परिचय बहुत पुराना है, लगभग 14-15 साल पुराना परिचय है, और इनसे ऐसी मुलाकात जब हुई तो ये ऐसे मुझसे जुड़ गए जैसे फेविकॉल का जोड़ होता है जो छूटता नहीं है, ऐसा ये जुड़ गए हैं। तो मेरे अनुज हैं, बहुत ही योग्य और प्रतिभा संपन्न है। ईश्वर इनको निरंतर अपने लक्ष्य की पूर्ति में इनको सिद्धि प्रदान करें। और सारे शोधकर्ताओं को जो यहाँ शोध पत्र वाचन की अपनी मेधा के साथ, अपने परिश्रम के साथ, उन सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और भावी अनुसंधान के उत्कर्ष की कामना करता हूं आपके। और आपको इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, आप सबने मुझे अवसर दिया। और झा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक महोदय जो
बहुत ही कुशलता के साथ सभी को संयोजित कर रहे थे, सबको समन्वित कर रहे थे। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये बहुत ही कुशलता पूर्वक संचालन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। कल पत्रिका के 58वें अंक का लोकार्पण हुआ, तो जी कल जी दिन भर हम सभी संपादन कार्य में ही लगे हुए थे। तो हमारे साथ हमारे शोध छात्र विश्वेश्वर पांडे थे, जो कि दिन भर अहर्निश लगे रहे। तो मैंने आपका ही उदाहरण दिया था, जो कि जिस समय में पुरी में हम थे, उस समय में कृपाशंकर सर के साथ रात भर, अर्थात नॉन स्टॉप रात भर पत्रिका का संपादन में सन्नद्ध रहे। तो वही स्मरण हुआ था कल। तो सामान्य रूप से यही है कि आप लोगों का जो सहयोग होता है, आप लोग अहर्निश जो साथ देते हैं, उसी के कारण ये सब कुछ हो पाता है। और अच्छा है, आप कह रहे थे फेविकोल हो गया, हम तो कह रहे हैं कि आप मरीन फेविकोल हो गए तो जन्म में भी नहीं मिलने वाला है। अस्तु, धन्यवाद महोदय। सच, नमस्कार, है ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए प्रोफेसर देवेश कुमार मिश्रा सर को सविनय निवेदन करता हूं कि वे अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करें। प्रोफेसर देवेश कुमार मिश्रा सर। मेरी आवाज आ रही है? जी महोदय। जी सर, जी आ रही। हरि ओम। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देवैक एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। योऽन्त्यः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज के इस सारस्वत आयोजन में तरंग पटल पर सहाध्यक्ष रूप में विराजमान आचार्य कृपाशंकर जी, संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार और संयोजनकर्ता श्रेष्ठ व्यक्तित्व डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, संचालन कर रहे डॉक्टर रमेश जी, और शोध पत्र वाचन हेतु तथा ज्ञानार्जन हेतु और अलंकरण हेतु जुड़े हुए सभी भगिनी बंधु, यह हर्ष का विषय है कि इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। मैं प्रारंभ से ही दत्त चित्त सुन रहा था सारी बातों को। भैया झा जी, मैं एक बात यहाँ सभी के समक्ष बिना किसी पक्षपात के सहृदयता से एक बात व्यक्त करना चाह रहा हूं। वो बात यह है कि यदि इस तरह के शोध पत्र वाचन में अध्यक्षता करने का अवसर मिले तो आप महीने के 28 दिन सेमिनार करिए, हम उपस्थित रहेंगे। क्योंकि प्रथम पत्र से
अंतिम पत्र तक कुल 6 पत्र पढ़े गए हैं और मेरी भी अकादमिक यात्रा 20 वर्ष से कम की नहीं है। बहुत व्याख्यान दिया, बहुत व्याख्यान सुने, बहुत पेपर पढ़वाया, बहुत की समीक्षा किया, बहुत में आलोचनाएं सुनी, बहुत की किया, लेकिन यह बात आज निष्पक्ष रूप से कहने योग्य है कि आपके जो आयोजन के शोध पत्र वाचक हैं, इनमें 6 के 6 में कोई ऐसा नहीं है जिसकी कम प्रशंसा की जाए। एक से दूसरे की प्रशंसा ज्यादा है तो दूसरे की तीसरे से अधिक है, तीसरे की चौथे से अधिक है, अर्थात सभी प्रशंसनीय हैं, सभी प्रशंसित हैं, सभी की भाषा, सभी के शोध पत्र के विषय, सभी के प्रस्तुतिकरण की शैली, और इतना ही नहीं, विषय की गंभीरता। एक सधा बधा आचार्य जिस तरह से प्रस्तुत कर सकता है, जितनी गहराई से शोध पत्र लिखा जा सकता है, जितने ग्रंथों के आश्रय लेकर के शोध पत्र का वाचन किया जा रहा था, मैं सबको दत्तचित्त सुन रहा था। वास्तव में 6 शीर्षक हम लोगों के समक्ष आज प्रस्तुत किए गए, उनमें 5-5 मिनट का समय दिया गया सबको। उन 5 मिनट में ही विस्तृत किंतु संक्षिप्त निगूढ़ तत्व का प्रकाशन सभी शोध पत्र वाचकों ने किया है। अतः सर्वप्रथम मैं सभी शोध पत्र वाचकों को एक तंत्रेण बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपकी योग्यता में निरंतर वृद्धि होती रहे और आप लोग उच्च शिक्षा में अपना स्थान बनाएं ताकि समाज आलोकित हो सके। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, अंबिका प्रियदर्शिनी जी ने जो ओडिसी नृत्य की बात किया और नृत्य से, भारतीय दर्शन से नृत्य को जोड़ करके मोक्ष की स्थिति तक की बात करना और बिल्कुल व्यवस्थित वाक्यों में करना, व्यवस्थित तथ्यों में करना, यह बहुत बहुत सुंदर मार्ग है चिंतन का। और यह विषय में अपनी गति की अपेक्षा नहीं, यह गति की श्रेष्ठता का वाचक है, द्योतक है। अतएव अंबिका प्रियदर्शिनी जी को इस चिंतन के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। 10 कुमार चरित्र के व्याज से जो 64 कलाओं के उदाहरण का स्वरूप आज प्रस्तुत किया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कलाओं की बात करती है, किंतु शुक्र नीति की जो कलाएं हैं, जगह जगह कलाओं का जो वर्णन है, उन कलाओं से ज्ञान परंपरा का कितना नाता रिश्ता है, कितना गहरा संबंध है, यह जोड़ा गया बहुत प्रशंसा योग्य यह प्रश्न पत्र, यह शोध पत्र था। आपको बहुत बहुत आभार, साधुवाद। संगीता कुमारी जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा और मिथकीय संदर्भ, मैं चाहूंगा कि आधे मिनट के लिए संगीता जी अपना वीडियो जारी करें। क्या संगीता जी लेफ्ट हो गई हैं क्या? हाँ, नमस्कार महोदय सर। संगीता जी हैं। हाँ। भारतीय ज्ञान परंपरा और मिथकीय संदर्भ, हिंदी विषय का की पहली आचार्य या आचार्य जो भी कहिए, ऐसी मिली जिन्होंने मिथक को सही कहा। और क्योंकि जैसे ही बात प्रारंभ होती है वैसे ही आचार्य लोग यथार्थवाद को लेकर चले आते हैं। जी सर। और तब वो कहते हैं कि हम यथार्थवादी हैं, इसलिए मिथक तो मिथ्या है और पूरी तरीके से झूठ है। जबकि संस्कृत में मिथ का अर्थ जोड़ा होता है। मिथः प्रस्थाने, साथ साथ जाने पर, अभिज्ञान शाकुंतले कथितमिति।
मिथ का अर्थ मिथ्या समझ लिया गया। तो एक मंच पर मुझसे बात हुई तो लोगों ने कहा कि भीम के पास 1000 हाथियों का बल हो ही नहीं सकता, ये मिथ्या नहीं है तो है क्या? कोई अपने बाण से 100 योजन दूर तक वार कर ही नहीं सकता, ये मिथ्या नहीं है तो है क्या? तो ठीक वैसे ही जैसे लोगों ने ये परंपरा चलाई कि व्यास तो एक उपाधि है, 5.5 लाख श्लोक कोई लिख ही नहीं सकता एक कालखंड में। तो मैंने कहा कि आज के तिथि में भी ऐसे ऐसे आचार्य पड़े हैं जिन्होंने 1 लाख श्लोक लिख दिया है अपने ऐसे छोटे से जीवन में, ऐसे छोटे से जीवन में जहां वो 60 वर्ष के जीवन में 20 वर्ष केवल यात्रा किए हैं और 10 वर्ष सोए हैं, और उसमें भी कुछ ही समय बचा जिसमें उन्होंने 1.5-2 लाख श्लोक लिख दिए हैं। बहुत सारे आचार्य आज ही जीवित है। तो उन कालखंडों में व्यास कोई एक होकर के क्यों नहीं 5.5 लाख लिख सकता था? ये तो सहज ही प्रमाणित है, ऐसे ही प्रमाणित है। अभी जगत गुरु रामभद्राचार्य ने 48 या 41 हजार श्लोकों की रचना करके अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या किया है। इतने महाकाव्य लिखे हैं, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के श्लोक हैं, अभी अरविंद जी लिख रहे हैं, उधर लाखों लाखों श्लोक लोग लिख रहे हैं। चलिए उनकी गुणवत्ता की कोई बात हम नहीं करेंगे, किंतु है तो मात्रा। उसी प्रकार मिथ का जो आपने यहाँ बिंब प्रस्तुत किया भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़कर, उसमें 2 बातें यहाँ संपूर्ण आयोजन को देखने के योग्य हैं। एक विशेष कालखंड के आक्रामक स्वरूप से या प्रश्नात्मक स्वरूप से मुक्त होने के लिए कवि जो प्रयोग करता है वो दृष्टि आपकी बहुत प्रशंसा योग्य है। इस लाइन को कहीं आप लिख करके रखिएगा, ये लाइन अभी तक किसी ने बताई नहीं थी। दूसरी बात कि आपने आख्यानों के ब्याज से और संवाद सूक्तों के ब्याज से जो बात कही, तो निरुक्त में यास्क ने इस बात को कहा कि ऋषेर दृष्टार्थस्य आख्यान प्रीतिर भवति संयुक्ता। ऋषि के द्वारा देखे गए अर्थ को ठीक से जानने के लिए ही हम आख्यानों से उन विषयों का दोहन करेंगे। आख्यान जो है, अहिल्या का जो जारत्व है, वह रात्रि और दिन का प्रतीक है, वह मिथक नहीं है। समाज इसको मिथ्या वर्णन के रूप में ग्रहण करे, ऐसी भी एक पहल साहित्य के एक समुदाय से चल रही है कि इन सारी बातों को झूठ समझ लिया जाए, और जो हम कह रहे हैं कि हम प्रोफेसर बन गए यह यथार्थ है, हमारी नियुक्ति हो गई यह यथार्थ है, इसको हम कविता में लिख दें। हमने 2002 में एमए पास किया, यदि इस बात को कविता में लिख दें तो यह यथार्थ है, क्योंकि हम जीवित हैं और हमने पास किया है, यह यथार्थ है। जबकि यह यथार्थ नहीं है, यथार्थ इसको कहते ही नहीं। तो इस सब बातों से आपने जो अपना शोध पत्र वाचन किया और बहुत परिपक्व शैली में जिस तरह से एक आचार्य को बात करनी चाहिए आपने किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपके मंगलमय भविष्य की कामना के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। प्रीति कुमारी जी ने आयुर्वेद की जो पूर्व की बात किया, सुश्रुत और चरक के आविर्भाव से पहले आयुर्वेद की का जो अस्तित्व है और आयुर्वेद की जो सक्रियता है और उसका जो प्रभाव है, उसको सुषेण वैद्य के साथ जोड़कर, और रामायण में जो विद्या, जो आपकी जो औषधियां हैं, जो इनकी बात की, चलो प्रयोगात्मक बातें नहीं है, किंतु बात पित्त कफ और सबकी बातें जो किया उन्होंने, मुझे बहुत सुंदर लगा। और इस तरह के शोध पत्रों को बढ़ाना चाहिए, उनका आकार प्रकार बढ़ा करके, और आप इसका प्रकाशन कराओ, बहुत प्रशंसा मिलेगी ऐसे पत्रों को। 5वां पत्र जो था वो गौड़ परमेश्वर जी हैं, जिन्होंने वृद्धि की प्रक्रिया को ठीक से सूत्रों के माध्यम से समझाया। और आपसे मैं यह एक निवेदन करूंगा गौड़ परमेश्वर जी कि आप अपने इस पत्र को अन्य 10-15 उदाहरणों से और सिद्ध करें और इसको प्रकाशित करावें, ताकि वृद्धि की प्रक्रिया से, जैसे देवधन आलय से हम मान लेते हैं कि अकः सवर्ण दीर्घा आएगा, लेकिन गूढ़ विद्वान ही जानता है कि ओमांगोच्च आएगा तभी जो है वो प्रक्रिया सिद्ध होगी, और नहीं तो संधि ठीक से बन नहीं पाएगी।
तो आप इस निगूढ़ तत्व का प्रकाशन करिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद। अंतिम जो शोध पत्र था वो गैरिका कोनेर जी का है, जिसमें क्या बात है, ये दोनों, एक मिथकीय संदर्भ और ये सौंदर्य परंपरा, ये दो जो शोध पत्र आए हैं, झा जी इन शोध पत्रों को बहुत विशेष विमर्श देना चाहिए। क्योंकि देखिए, भक्ति में संगीत का क्या योग है, भक्ति में कला का क्या योग है, भक्ति में अलंकरण का, वेशभूषा का, भाव भंगिमा का क्या है, भक्ति में उन कलाओं के जो गर्भगत ज्ञान है और जो उन कलाओं का मूल स्वभाव है, उन स्वभावों को अपना करके अपने चरित्र में कोई भक्ति का कैसे प्रकाश ला सकता है, ऐसा सोचना छोटी बात नहीं है भारतीय साहित्य परंपरा में। क्योंकि सामान्य रूप से नहीं, विशेष रूप से भी संत समुदाय और भक्त समुदाय केवल यही जानता है कि बस नाम जपते रहो भक्ति है, सेवा करते रहो भक्ति है। नो डाउट है, नवधा है, दशधा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम, ये सारी चीजें हैं। किंतु कलाओं से सौंदर्य को और भक्ति को एक साथ रख करके उसके मूल स्वभाव पर अपने को रखना और अपनी विचार सरणी को प्रकाशित करना, यह बहुत बहुत अच्छा चिंतन है। आप इस शोध पत्र का बल्कि एक पुस्तकाकार इसको करिए, इनके तथ्यों को जोड़ करके, तो बहुत सुंदर बात होगी और भारतीय साहित्य की इस परंपरा में आपका एक योगदान अच्छा होगा। आप लोगों ने हमें अध्यक्षता करने के लिए, जबकि मैं इस लायक नहीं हूं, फिर भी आपने कह दिया, तो झा जी का प्रेम है, हमने तुरंत स्वीकार किया। और सही बता रहा हूं मैं ईमानदारी से कि इस तरह के शोध पत्र वाचन, ऐसे विषयों को अधिकृत करके शोध पत्र पढ़वाना और इतने कम समय में इतने गुणकारी तथ्यों को बोल जाना, यह मैंने अपने 20 वर्ष की यात्रा में पहली बार देखा है। जाता हूं, वेदार्थानुशीलने शास्त्राणाम प्रयोजनीयता एक शीर्षक अधिकृत करके गोरखपुर में सेमिनार हुआ। 1 महीना पहले मुझसे कह दिया गया आप विशिष्ट वक्ता हैं। मैंने रिजर्वेशन कराया, 100 काम छोड़ा, 15 दिन पढ़ा, सब कुछ किया। जब वहां पहुंचा तो कह रहे 3 मिनट में अपनी बात रख दीजिए। तो भैया काहे को बुलाते हो, क्या जरूरत है इसके लिए? कोई जरूरत 3 मिनट में हम क्यों कहें, अपने घर में ही कह लेंगे इसको। तो फिर पढ़वाया क्यों आपने हमको? तो यहाँ जो 5 मिनट में कहे लोग, ये बहुत सुंदर बात थी, शोध पत्र वाचन था। लेकिन किसी विशिष्ट वक्ता से आप कहिए कि 3 मिनट में बोल दीजिए, वो क्या बोलेगा? फोटो सेशन 1.5 घंटे आपका चलेगा, इत्यादि बातें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो शोध पत्र 6 आए हैं, झा जी, ये बहुत प्रशंसित हैं। आप सभी का कार्य, और डॉक्टर रमेश चंद्र जी नैलवाल, मैं उत्तराखंड में नौकरी किया हूँ 10 वर्ष, तो नैनवाल शब्द से मैं परिचित था। तो बार बार नैनवाल, भरत नैनवाल एक हमारे साथ काम करते थे, तो शायद आप भी उत्तराखंड से ही होंगे। तो हाँ, तो आपका कुशल संचालन और डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी का उद्बोधन, झा जी का संयोजन, सहाध्यक्ष जी का अध्यक्षीय समाहार और सभी शोध पत्र वाचकों के शोध पत्र वाचन की परिपक्व शैली, ये सभी प्रशंसा और साधुवाद के योग्य हैं। मैं सभी के मंगलमय जीवन की कामना करता हूं और आयोजन समिति को इस कामना के साथ शुभाशीष आशीर्वाद भी देता हूं कि आप लोग इस तरह के आयोजन करिए और निरंतर चिंतन पथ पर आगे बढ़िए। मुझे लगता है कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का संस्कृत विभाग जो है वो भारत में 1 नंबर पर किसी दिन जाएगा। इस काम को आप लोग करते रहिए, मेरी बहुत बहुत मंगल कामना है। पुनश्च साधुवादाः, पुनश्च साधुवादाः। धन्यवाद महोदय। मैं इसमें, हालांकि मध्य में है, मैं नहीं बोलना चाहिए क्योंकि संचालक महोदय हैं ही। आपने जो 2-3 बिंदु रखे, उसी के संदर्भ में मुझे निवेदन करना है।
जैसे आपने प्रकाशन के संदर्भ में प्रथमतः आपने आलेख को लेकर के चर्चा की, तो इसके लिए हम लोगों ने पहले से इस तरह से वेल प्लान रहे, जो कि 3 प्रभाग हैं हमारे, चतुष्षष्टि कला और अष्टादश विद्यास्थान तथा त्रिविमर्श, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन में जो स्त्रियों का योगदान रहा। इन तीनों को अलग अलग तरह से हमने पहले आर्टिकल मंगवाया और वह लगभग 157 के आसपास हमारे पास आए थे, जिनमें से हमने 50 ये जो हमारी 5 सदस्यीय समिति थी उनको स्ट्रिक्टली कहा गया था, जो कि आप अनिवार्य रूप से ये ध्यान रखेंगे और भूल जाइए कौन है, आप केवल शीर्षक देखिए, जो भेजा गया वो देखिए और कुछ मत ध्यान दीजिए। उसके आधार पर मात्र 50 चयन किए गए और ये उनमें भी 50 3 में अलग अलग हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 12 हैं, इस तरह करके ही है। और इसका प्रकाशन के लिए पहले से ही निर्धारित है, जो कि 3 वॉल्यूम में ये प्रकाशन होना है इसका। उसके लिए निर्धारित समय है, जो कि 15 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन प्रस्तुति कर रहे हैं उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो जब भेजते हैं संशोधित लेख, तब जाकर के उनका प्रकाशन होगा, क्योंकि जनवरी तक इसको प्रकाशन हो जाना है इसका। तो एक पहला पक्ष ये था। दूसरा ये था जो कि ये जो इतना हो पाया, आपने बहुत अलग तरह का संदर्भ दिया, मैं व्यक्ति पर नहीं जाऊंगा, 3 मिनट का दिया, हमने भी यहाँ पर 5 मिनट ही दिया है, कहीं पर 4 मिनट ही दिया है, कहीं पर 8 मिनट। लेकिन क्या किया है कि पहले हमने डिफाइन कर दिया, क्योंकि आपको सिर्फ अपना नाम, संस्था का नाम बताना है, उसके बाद टू दी पॉइंट यही आना है आपका। ये नहीं कि आपने हमें यहाँ पर हम आए, ये किए, वो किए, ये सब कुछ नहीं। उसके साथ साथ जो वैशिष्ट इसका रखा है हम लोगों ने, ये पिछले सेमिनार का भी आप देखेंगे इसी तरह का, इस बार कुछ अलग तरह से दीपिका जी का सहयोग इस तरह का मिला, जो कि एक प्लानिंग तो चल ही रही थी, लेकिन ये वेल प्लान रहा, जो कि एक वेबसाइट इसका तैयार कर लिया गया है, जिस वेबसाइट पर आपको जितने भी वीडियोज हैं इसके A to Z आपको उपलब्ध रहेंगे, जितने फोटोज हैं वो टोटल उपलब्ध रहेंगे, जितने एब्स्ट्रैक्ट हैं टोटल उपलब्ध रहेंगे। ग्रंथ जब प्रकाशित होंगे तो कहाँ से वो प्रकाशित हुआ है पूरा विवरण वहां पर आपको ये रहेगा, और प्रत्येक दिन जितना कार्यक्रम हुआ है प्रत्येक सत्र में वो पूरा विवरण, ये जो यहाँ पर ये वेबसाइट है, इस पर आप पूरा विवरण इसका रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रत्येक दिन का जो रिपोर्ट है वो पूरा आपको, ये यहाँ पर फोटो भी अभी डाला जा रहा है, ये पूरा फोटो तक टोटल आपको इस वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे। तो ये इस तरह का एक प्रयास किया गया है, जो कि क्योंकि ऑनलाइन जब एक्टिविटीज होती है तो सामान्य रूप से होती है तो बहुत सारे हैं, कहीं पर फेसबुक पर हो जाता है, कहीं पर यूट्यूब लाइव हो जाता है, लेकिन उसको गुणवत्तापूर्ण करना और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटकम निकल सके उससे, ये एक ध्यान दिया गया। उसके साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या ऐसे हमारे जो जुड़ने वाले हैं, जो वहां पर सुबह के 4 बज रहे हैं लेकिन फिर भी वो जुड़ते हैं, तो अलग अलग टाइम जोन के हैं, इसलिए सुबह शाम जो 2 समय रखा गया उसका भी कारण यही है। तो जैसे अब परसों जो सत्र हमारा रहेगा, परसों नहीं, कल ही जो सत्र है वैलिडिटी सेशन, उसमें आज भी है वैसे कुछ, जैसे नॉर्वे से और शिकागो से आज भी कुछ जुड़ेंगे, नेपाल से कुछ और आज भी जुड़ेंगे, और अधिकांश जो रहेंगे निर्धारित जो है वो कल के लिए है। कल बाहर के सब रहेंगे, माननीय राजदूत भी रहेंगे आयरलैंड की जो है। इस तरह करके हमने प्रयास किया, जो कि जितने भी शीर्षस्थ विद्वान हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं, क्योंकि वो जब आते हैं तो एक अलग प्रभाव होता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, क्योंकि कितना भी बेहतर हुआ सुबह वाले के लिए किसी को ध्यान नहीं जाता है नॉर्मली, क्योंकि इसलिए सुबह वाले में गुणवत्तापूर्ण पत्रवाचन मात्र हो, उस पर हमने ध्यान दिया, इसलिए इसको साइड कर दिया, क्योंकि आवभगत में केवल टाइम में चला जाए। शाम वाला जो रहता है उसमें अधिकांश में आवभगत में चला जाता है, इस तरह की बात होती है। तो कुल मिलाकर के यही है, क्योंकि जितना तक संभव हो गुणवत्तापूर्ण हो, और इसमें मूल रूप से जो श्रेय है वो दीपिका दीक्षित जी हों, ज्योत्सना द्विवेदी जी हों, रमेश जी हैं, या यहाँ पर जितने भी हमारे टीम के सदस्य हैं, मैं एक एक करके नाम नहीं ले रहा हूँ, इन सभी का सहयोग है। समवेत लगभग 25 व्यक्ति हैं, उनका ये है, और साथ साथ संस्था अंतर्वीक्षा के अलग अलग राज्यों के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनका योगदान है, तभी जाकर कितना बेहतर हो पाया है। तो बस मूल रूप से मैं यही कहूंगा कि आप जैसे विद्वानों का यहाँ पर आगमन हुआ, निश्चय ही इसको हम एक सार्थक रूप में ले रहे हैं, और हमें उम्मीद है जो कि आगे भी हम बेहतर कर पाएंगे। जैसे अभी कृपाशंकर सर ने कहा, जो कि भक्ति पर लेकर के कल ही चर्चा हो रही थी, जो कि साधना पक्ष को लेकर के आज तक नहीं हुआ है कोई, तो अर्थात उसको भी इनपुट इसमें जोड़ना है।
तो उसके लिए अलग से होंगे। और आप लोग हैं ही, आप लोगों की संस्था है, कोलैबोरेशन के साथ बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि इस बार भी आप देख रहे होंगे जो कि 21 से अधिक संस्था जो है उनका साक्षात कोलैबोरेशन है अपने साथ। ये जो दोनों साइड देख रहे हैं स्तंभ के रूप में, ये हमारे मुख्य स्तंभ है, पिलर के रूप में है। ये जो दोनों साइड में आप देख रहे हैं, ये यही संस्था है जिनके सहयोग से हम कार्य कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि भी इसमें रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। जी धन्यवाद। सर ने बहुत जो हमारे यहाँ आलोचना एक शैली है उस पक्ष में अपनी पूरी समीक्षा प्रस्तुत की, और सर के जो अध्यक्षीय उद्बोधन से एक पंक्तियां कालिदास की हमें स्मरण आती हैं। आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। अवश्य ही कोई कितनी भी मेहनत से अपना कार्य करे, जब तक इस प्रकार के जो महनीय आचार्य हैं वो उनकी प्रशंसा और उनकी आलोचना नहीं करेंगे, तब तक वो और उन्नति को प्राप्त अवश्य ही नहीं करेगा। लेकिन सर ने एक प्रोत्साहन और उनकी जो प्रशंसास्पद कार्य थे उनको प्रशंसा भी दी, और कैसे उसको और हम आगे ला सकते हैं जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा का उत्थान हम पूरे विश्व को पुनः अवगत करा सकें। तो इस हेतु सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं आप आगे भी इसी प्रकार हमारे साथ अकादमिक सहयोग बनाए रखेंगे। अवश्य ही आपके वाक्य ये पूरी आयोजन समिति के लिए और अन्य जो कार्यकारी इसमें संस्थाएं जुड़ी उन सभी के लिए पाथे का कार्य करेगा। अब क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है, अब इस कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर कनकवल्ली जी को सविनय निवेदन करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर कनकवल्ली जुड़ी हुई है। दीपिका महोदया आप निरंतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद व आभार महोदय। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापन की जो एक औपचारिक वेला है, वस्तुतः यह आत्मा अभिव्यक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। आप सभी गुरुजनों आमंत्रित वक्ताओं के प्रति एक सम्मान का भाव है, उसके लिए मैं यहाँ पर सादर उपस्थित हूँ। और सर्वप्रथम मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन श्रृंखला में जो हमारे अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर आदरणीय गुरुजन देवेश कुमार मिश्र महोदय जी हैं, मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म रूप से यहाँ पर जितने भी आमंत्रित वक्ता थे उन सभी के एक अच्छी से समीक्षा करके उनके उत्कर्ष, उनकी परिपक्वता के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है उसको आपने यहाँ पर उसका उपस्थापन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही साथ आपने हमारे अन्य जो आगामी आयोजन है उसमें अध्यक्षता भी आपने सहर्ष स्वीकार की है, उसके लिए भी मैं आपके प्रति आभार अपना व्यक्त करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ महोदय जी। इसके अनंतर मैं सहाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर जो उपस्थित थे हमारे डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा महोदय जी, मैं उनके प्रति भी अपनी जो है कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपने भी बहुत ही सुंदर तरीके से जितने भी आमंत्रित वक्ता थे उनके पत्रों के जो दोनों पक्ष हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है या किसमें कितना परिष्करण की आवश्यकता है उसको आपने यहाँ पर द्योतित किया रखा, उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ आपके प्रति भी। इसी के साथ साथ हमारे जो एक मंगलाचरण का भी विधान है जिसमें लौकिक मंगलाचरण और वैदिक मंगलाचरण दोनों मंगलाचरण के लिए यहाँ पर जो उपस्थित देवांशी और विशेषर थे दोनों को शुभाशीष धन्यवाद। आप दोनों सदैव, क्योंकि कभी होता है कि तकनीकी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, तथापि आप लोगों को जब भी कहा जाता है आप अपने मंगलाचरणों से हम सभी को उसका रसास्वादन परमात्मा के एक ही कार जो स्वरूप है उसे जोड़ते हैं। आप दोनों को शुभाशीष और धन्यवाद अर्पित करती हूँ। इसके अनंतर धन्यवाद की बेला में जो हमारे मुख्य संस्थापक हैं, मुख्य संस्थापक अभिभाषक तुल्य जो हमारे हैं,
इस जाम्बी ई शोध पत्रिका की मैं सदानंद झा महोदय जी को भी अपना धन्यवाद अर्पित करती हूँ। इसी के साथ प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह महोदय जो कि मुख्य मार्गदर्शक के रूप में हैं, उनके प्रति भी मैं अभिनंदन, वंदन और अपने धन्यवाद को ज्ञापित करती हूँ। इसके अनंतर हमारे जो कुशल संचालन करता है, क्योंकि जब संचालन का दायित्व होता है तो समय सीमा में सबको बांध कर रखना पड़ता है, और आप ऐसे समय बद्ध में समय का अतिक्रमण न करते हुए, न कराते हुए आपने सभी को एक सूत्र में पिरोया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और इसके अनंतर मैं बात करती हूँ यहाँ पर जितने भी आमंत्रित वक्ता थे, जैसा कि हमारे यहाँ पर सहाध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय जी ने इंगित किया, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगी। आप सभी का पत्र वाचन स्तुत्य है, प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। आप सभी 6 जो हैं, उन सभी लोगों को मेरा धन्यवाद मैं ज्ञापित करती हूँ। आप निरंतर महोदय जी के द्वारा बताए हुए उत्कर्ष पथ पर आगे बढ़ते रहें, ऐसी शुभकामनाएं भी हैं आप सभी के लिए। इसके अनंतर मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए कनकवल्ली महोदया जी शायद कुछ तकनीकी कारण से आप उपस्थित नहीं हो पाई, तथापि मैं उनको धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और शांति मंत्र के लिए मैं यहाँ पर जो पीयूष झा उपस्थित होने वाले हैं, जिससे हमारे कार्यक्रम की जो एक अंतिम बेला है, तो उससे पूर्व ही मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। साथ ही हमारे छात्र संयोजक विश्वेश्वर, सह संयोजिका डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी, आनंद कुमार त्रिपाठी महोदय और तकनीकी सदस्य, जिनकी वजह से हम यहाँ आभासिक पटल पर निर्विघ्न रूप से एक साथ जुड़ पाते हैं, संबद्ध हो पाते हैं। और भी जितने यहाँ पर अन्य गुरुजन हैं जो अपना समय निकालकर, मैं देख रही थी बहुत सारे गुरुजन जो हैं वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं निरंतर। मैं उनका यहाँ नाम देना थोड़ा समय का अतिक्रमण होगा, इसलिए आप सभी को मैं एक तनतेन हार्दिक आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन व वंदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं कल्याण मंत्र, शांति मंत्र के लिए पीयूष को आमंत्रित करता हूं और हम सभी लोग कल्याण मंत्र से इस कार्यक्रम का समापन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अद्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। जी धन्यवाद। अब अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस कार्यक्रम को, सत्र को यहीं पे समापन करेंगे।